नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 17 कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी डिग्रियां बांटने के आरोप में एफआईआर हुई है। जांच के बाद एसआईटी ने एफआईआर दर्ज की है। विश्वविद्यालय के अफसरों कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 2004 से 2014 के बीच की 1130 डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। 207 शिक्षकों के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली है। विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों से 1300 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। 2015 में फर्जी डिग्रियों से नौकरी का मामला सामने आया था। जांच के दौरान फर्जी डिग्री को मिली भगत में सत्यापित भी कर दिया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी डिग्री बांटने पर 17 कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में फर्जी डिग्रियां बांटी गई थी। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का ये मामला है और इसके बाद फर्जी डिग्री के आधार पर कई लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की भी खबर है। जांच के बाद एसआईटी ने यह कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ हमें देंगे। ऋषभ, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, 2015 में एक मामले की जांच शुरू हुई थी, जब बागपत के डीएम ने और डीआईएस ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि फर्जी डिग्री से शिक्षक वहां नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद से एसआईटी जांच हुई थी। पूरे प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने प्राइमरी स्कूल है, वहां पर ऐसे तमाम मामले सामने आए थे, जहां पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी की डिग्रियों से शिक्षकों की नौकरी मिल गई थी। एसआईटी ने इसकी काफी समय जांच की है और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 के बीच की करीब 1100 से ऊपर ऐसी डिग्रियां हैं जो फर्जी बताई गई हैं, जिनसे सरकारी नौकरी लोग कर रहे हैं। उसमें तमाम एफआईआर भी दर्ज हुई है। एसआईटी ने अपनी जांच के बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के एक पूर्व रजिस्ट्रार समेत 16 अफसरों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और अभी भी लगातार एसटीएफ इस मामले में तमाम फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे लोगों को गिरफ्तार भी करती रहती है। ऋषभ, अभी तक कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, पर जिन लोगों ने फर्जी डिग्रियां बनवाई थी उनके बारे में कोई खुलासा हुआ है अब तक? जी बिल्कुल, 1100 से अधिक ऐसे लोग हैं जो इन फर्जी डिग्रियों से प्राइमरी स्कूल्स में नौकरी प्राप्त कर चुके थे। उनमें से भी तमाम लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। फर्जी शिक्षक मामले से ही इन फर्जी डिग्रियों का खुलासा भी हुआ था, जिसके बाद शासन ने एसआईटी को जांच दी थी और अभी एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बिजनौर से है, जहां पर गैंगस्टर जुल्फिकार पर प्रशासन का एक्शन हुआ। 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। डीएम के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जुल्फिकार पर आपको बता दें, लूट के कई केसेस दर्ज हैं। चोरी और लूट का आरोपी बताया जा रहा है ये। इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर जुल्फिकार पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। उसकी 15 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। जुल्फिकार पर चोरी और लूट के कई केसेस दर्ज हैं। लगातार अपराधियों माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लगातार उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। इस बार ये कार्रवाई गैंगस्टर जुल्फिकार पर हुई है, जिसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। 15 लाख रुपए की बताई जा रही है ये संपत्ति, जिस पर डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर से आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। ताजगंज वार्ड में लगभग 10,000 वर्ग गज में अवैध रूप से कॉलोनी बनाई जा रही थी। आरोप के मुताबिक अनाधिकृत रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसके बाद एडीए ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर एडीए की हुई है। आगरा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर चला है। ताजनगरी में प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध रूप से कॉलोनी बनाई जा रही थी। लगातार आरोप लग रहे थे। जब जांच की गई तो इसे अवैध पाया गया, जिसके बाद इन बिल्डिंग्स पर कार्रवाई हुई है। अभी यहां पर अधूरा निर्माण हुआ था, लेकिन अधूरे निर्माण पर ही ये कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा बुलडोजर वहां पर पहुंचा और इस निर्माण को गिरा दिया गया है। लखीमपुर खीरी में आतंक का पर्याय बनी आदमखोर बाघिन आखिरकार पकड़ी गई। 2 साल में किस लोगों को अपना शिकार बनाने वाली बाघिन के लिए वन विभाग काफी दिनों से मशक्कत कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। अब शिकंजे में आ गई है ये बाघिन। एक दिन पहले बाघिन के लिए जाल बिछाया गया था और बाघ इस जाल में फंस गया। खबर आई थी कि आदमखोर बाघिन पकड़ी गई, लेकिन वो बाघ निकला था। लेकिन अब बाघिन शिकंजे में आ गई है, जिस इलाके में लोगों ने अब राहत की सांस ली है।
एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 8 जुलाई को लखनऊ में द्रौपदी मुर्मू यूपी के विधायकों से मुलाकात करेंगी, अपने लिए समर्थन भी मांगेंगे। साथ ही इस दौरान मुर्मू कई छोटे दलों के विधायकों से भी मुलाकात करेंगी। द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी और वहां पर सभी विधायकों से मुलाकात करेंगी, अपने समर्थन के लिए अपील करेंगी। 8 जुलाई को यूपी दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। लखनऊ पहुंचेंगी जहां पर मीटिंग की जाएगी। समर्थन के लिए कई विधायकों के साथ मुलाकात करेंगी द्रौपदी। 8 जुलाई को उनका ये दौरा विशेष रहेगा। छोटे दलों के विधायकों से भी उनकी मुलाकात रहेगी। पीएम मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने से जुड़ी योजना लॉन्च की जाएगी। सुबह करीब 10:30 बजे ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एमएसएमई योजना को बूस्ट करने के लिए एक नई योजना लॉन्च की जाएगी और इस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उद्यमी भारत इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है और दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे। करीब 10:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई दिग्गज नेता पहुंचेंगे। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए की जाएगी। तो वहीं लखनऊ में एमएसएमई विभाग की ओर से लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है। लोन मेले में 1,90,000 लाभार्थियों को कुल 16,000 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जाएगा। सीएम योगी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद सीएम योगी लखनऊ से गोरखपुर जा सकते हैं। आपको बता दें, न सिर्फ दिल्ली के विज्ञान भवन में बल्कि आज लखनऊ में भी एमएसएमई विभाग की ओर से लोन मेला आयोजित किया जाएगा। 16 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। एमएसएमई विभाग की ओर से कुल 16 करोड़ के लोन दिए जाएंगे। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में आज बीएसपी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में बीएसपी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद इसकी समीक्षा करेगी और आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में प्रदेश के, आपको बता दें, मंडलवार पदाधिकारी शामिल होंगे और इस पर समीक्षा की जाएगी। मायावती खुद इस दौरान मौजूद रहेंगी। तमाम बीएसपी के दिग्गज, बीएसपी नेता और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा उपचुनाव से हार के बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, एसबी बीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने नेतृत्व में एक भी चुनाव नहीं जीता। उन्होंने कहा कि 2012 में अखिलेश यादव मुलायम सिंह के दम पर चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए। अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। मतलब अखिलेश यादव जी अपने दम पे एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक आपके हिसाब से? आप बताइए कहाँ जीते हैं? ये मुख्यमंत्री की बात जो कर रहे हैं, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरातल के नेता हैं। तो लगता है कि अखिलेश जी को जो विरासत मिली है, जो राजनीति मिली और विरासत में मिली सियासत है, और क्या है। वहीं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान ने अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया। उन्होंने अखिलेश के उपचुनाव में प्रचार न करने को हार की बड़ी वजह बताया है। चुनाव भी हारे हैं, 2022 के विधानसभा का चुनाव। हमारे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं। उसके बावजूद भी जहां कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस उपचुनाव में कैंपेन संभालनी थी,
इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण है। तो अब सवाल समाजवादी पार्टी पर है, अखिलेश यादव पर है, उनके नेतृत्व पर है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथी भी वही सवाल उठा रहे हैं जो बीजेपी अक्सर ट्वीट के जरिए, बयान के जरिए अखिलेश यादव पर आरोप लगाती रहती थी कि वो एसी में बैठकर राजनीति करते हैं। अब वही नसीहत समाजवादी गठबंधन के साथी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को दी है। एसी कमरे से बैठ करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नॉन एसी की तरफ निकलना पड़ेगा। 100% असर है। वैसे कहावत है एक, जब इंजन आगे आगे चलता है तो उसमें डब्बे जितने लगे रहते हैं, वो जितनी स्पीड में इंजन चलता है उतनी स्पीड में डब्बे चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर की नसीहत सिर्फ एसी कमरों में बैठकर राजनीति करने को लेकर नहीं है, इस बात को लेकर भी है कि अखिलेश यादव को प्रचार में उतरना चाहिए था, पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था। अगर उस डब्बों में लगे हुए चक्के, उसमें अगर बैरिंग 2-4 खराब भी रहती है तो घसीट करके इंजन ले जाके प्लेटफार्म पर पहुंचा देता। ओम प्रकाश राजभर ने नसीहत दी है तो गठबंधन के दूसरे सहयोगी अपना दल कमेरावादी के विधायक पल्लवी पटेल ने भी एसी कमरों में बैठकर राजनीति न करने की नसीहत दे डाली है। मेरा ये मानना है इस वक्त पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकाल करके सड़क पे आना चाहिए और मुद्दों को उठा करके समाज और देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जाहिर है विरोधियों से लेकर गठबंधन के साथियों तक के सवाल अखिलेश यादव से हैं, उनके नेतृत्व पर है। – 2019 में हारी सीटों पर मंथन। अब बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 14 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर को मिली है। आपको बता दें जितेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा देवी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सभी सीटों का दौरा किया जाए और ये केंद्रीय मंत्री इन सीटों का दौरा कर समीक्षा करें, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपे। 14 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है कई केंद्रीय मंत्रियों को और ये इन इलाकों की समीक्षा करेंगे, वहां पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। 4 केंद्रीय मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी मिली है। 14 लोकसभा सीटों का ये दौरा करेंगे। इनमें अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, अन्नपूर्णा देवी और जितेंद्र सिंह शामिल हैं। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर योगी सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अपने विभागों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने को कहा गया है। इसके लिए आपको बता दें 6 से 15 जुलाई के बीच सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। हर रोज 3 से 4 मंत्री अलग अलग वक्त पर मीडिया से बात करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जुलाई को सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। सीएम योगी ने मानसून से पहले प्रदेश में बाढ़ की समीक्षा बैठक की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ से निपटने के हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जल जमाव को लेकर सतर्कता बरती जाए, बाढ़ को लेकर संवेदनशील इलाकों की निगरानी हो। सीएम योगी ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के आदेश दिए गए हैं। जो स्थितियां इसके बाद पैदा होंगी, आप सभी ने अपने स्तर पर जनपद स्तर की आपदा प्रबंधन योजना को बना करके उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी तैयारी भी कर ली होगी। कार्यक्रम कोई भी औपचारिक नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग की कार्ययोजना कन्वर्जन के माध्यम से बेहतर समन्वय और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी।
उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। राजभवन जाकर उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए जनता को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में बागी एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधा। ठाकरे ने आरोप लगाया कि अपनों ने ही हमें धोखा दिया। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। कॉल डिटेल्स से पता चला कि जावेद की 2 पूर्व विधायकों से बातचीत हुई थी। अब पुलिस दोनों पूर्व विधायकों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इनमें शहर में ही रहने वाले एक पूर्व विधायक और कौशाम्बी के एक पूर्व विधायक शामिल हैं। पुलिस ने जावेद मोहम्मद के 2 नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी, जिसमें दोनों पूर्व विधायकों से उसकी बातचीत के रिकॉर्ड्स मिले हैं। इसके अलावा 2 बड़े कारोबारियों के भी नाम सामने आए हैं। जावेद ने AIMIM समेत कई नेताओं के साथ संपर्क साधा था। एसएसपी के मुताबिक जावेद पंप की जिन लोगों से बात हुई है उन सभी से पूछताछ की जाएगी। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों के लश्कर ए तैयबा के एक हाइब्रिड आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी बांदीपोरा के नादी हाल इलाके से हुई है। आपको बता दें, आतंकवादियों के गिरफ्त में आने के बाद सुरक्षा बलों ने उसके ठिकानों को एक धमाका करके तबाह कर दिया है। इसका एक वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हाथ लगे हैं। कार्रवाई में बांदीपोरा के पपशन में लश्कर ए तैयबा का एक हाइब्रिड आतंकी हत्थे चढ़ा है। आतंकवादी की पहचान महबूब उल इनाम उर्फ फरहान के रूप में की गई है। सेना की ओर से जारी वीडियो में दिख रहा है कि आतंकी का ठिकाना किस तरह से एक धमाके में पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। यह कंट्रोल्ड ब्लास्ट एक ड्रोन से किया गया है, जिसमें आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है और जमींदोज कर दिया गया। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं किस तरह से आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ये कार्रवाई की गई, जहां पर लश्कर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही ड्रोन से आतंकियों का हाइडआउट उड़ा दिया गया है। सेना ने यह कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक धमाका करके उनके इस पूरे ठिकाने को उड़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कश्मीर में लगातार आतंकवादियों पर कार्रवाई चल रही है। लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इस बार सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। बड़ी खबर चंदौली से है, जहां पर एटीएम लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। मौके से एटीएम लूट में इस्तेमाल होने वाले औजार, एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लगी। ये बदमाश ट्रक के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी छुपाकर चलते थे और एटीएम लूटने के बाद फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को चलते ट्रक में छिपाकर आसानी से फरार हो जाते थे। घायल बदमाश को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो राजस्थान के अलवर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि एटीएम लुटेरे का गैंग ट्रक लेकर जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग शुरू की और जब ट्रक को रुकने का इशारा किया गया तो वो बगैर रुके ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा और टीम पर फायरिंग भी कर दी गई। इस दौरान इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लगी है। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है।
मथुरा में आक्रोशित लोगों ने कृष्णानगर चौकी के पास शव रखकर हंगामा किया। मृतक की बहन का आरोप है कि उसकी भाभी ने शराब में जहर देकर उसके भाई की हत्या की है। उसका कहना है कि उसकी भाभी 6 दिन पहले गायब हो गई थी, बाद में भाई उसे तलाश कर लाया। इसको लेकर परिवार में काफी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसकी भाभी ने उसको सुधारने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। विजय की बहन का आरोप है कि उसकी भाभी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर शराब में जहर मिलाया, उसके भाई को पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब आपको बता दें कि इस सूचना पर पुलिस पहुंची है, लगातार परिजनों से पूछताछ कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।